सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है काग भगोड़ों की ठिठोली। फिर बोलो कौन में हम लोग व्यवसाय से जुड़े नए नए शब्दों को सीखेंगे। उसके बाद शब्द के भेद शब्द खेल में हम लोग समझेंगे शब्दों के विभिन्न प्रकारों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे गुणनखंड को। फिर खेलेंगे एक खेल धूम। उसके बाद भाग सीखने का चार्ट बनाना सीखेंगे। उसके बाद करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है डिड यू हियर। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो रोज घंटे भर में खत्म हो जाता है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई तो जारी रहनी चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। हमारे आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, फिर उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप सभी तैयार हैं? बिट्टू के काका, कल खेत जाकर काग भगोड़े भी बनाने हैं। हाँ, मुझे याद है, मैंने इसीलिए कुछ पुराने कपड़े भी निकाल लिए थे। पर उन्हें बनाते कैसे हैं? क्या हम रिबन और फ्रॉक पहनाकर उन्हें काग भगोड़ी भी बना सकते हैं? हाँ, नहीं। आप हंस रही हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि काग भगोड़े भी आपस में बात करते होंगे। बिट्टू, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि काग भगोड़े कैसे बनाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और क्या वो आपस में बातचीत भी करते हैं। अरे वाह! फिर तो आप जल्दी से कहानी सुना दीजिए, जिससे बिट्टू की सारी दुविधा दूर हो जाए। तो हम सुनते हैं कहानी काग भगोड़ों की ठिठोली। अब आप मीना से सुनिए कहानी काग भगोड़ों की ठिठोली। लेखन शमीम पदमसी, चित्रांकन तान्या व्यास, अनुवाद आभा धोंडियाल, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर।
माँ, क्या मैं काग भगोड़े बनाने में तुम्हारी मदद करूँ? मैं बहुत सुंदर काग भगोड़े बना सकती हूँ। गौरी माँ से बोली। माँ काग भगोड़ा बनाने के लिए कुछ डंडियाँ जोड़ रही थी। उन्होंने लकड़ी के इस ढांचे को एक पुरानी कमीज पहनाई और फिर उसे पुआल से भर दिया। गौरी तार तक गई जहाँ धुले कपड़े सूख रहे थे। उसने एक फ्रॉक उठाई। मैं उसे अपनी नई लाल फ्रॉक पहनाऊंगी और उसके बालों में लाल रिबन भी लगाऊंगी। वह बहुत प्यारी लगेगी। मैं इसे काग भगोड़े से काग भगोड़ी बनाऊंगी। अरे नहीं रे, काग भगोड़ा सुंदर नहीं हो सकता। काग भगोड़े डराने के लिए होते हैं, इसीलिए उन्हें भयानक लगना ही चाहिए। देखो ऐसे। माँ ने डरावना चेहरा बनाकर अपनी बाहें हिलाई। गौरी खिलखिलाई। तुम बहुत मजेदार लग रही हो माँ। माँ काग भगोड़ों को खेत में ले गई और उन्हें खेत में ऊंचे पौधों के बीच खड़ा कर दिया। गौरी ने काग भगोड़ों को थपथपाते हुए कहा, तुम अच्छे पुतले बनकर दिखाना और चिड़ियों को हमारे खेत से दूर भगाना। गौरी और उसकी माँ अपनी झोपड़ी में लौट आए। गौरी अंदर जाकर चारपाई पर लेट गई। आसमान में उगता बड़ा सा पीला चांद खेतों पर दूधिया रोशनी बिखेर रहा था। गौरी ने देखा कि एक काग भगोड़ा झुककर अपने कपड़े देख रहा था। उसने आह भरते हुए कहा, हमें हमेशा ये पुराने फटे चीथड़े ही क्यों पहनने पड़ते हैं? काश हमारे पास कुछ सुंदर कपड़े होते। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, दूसरे ने कहा। काग भगोड़े खेत के चारों ओर देखने लगे। तभी उनमें से एक ने कहा, अरे हवा में लहराती तार पर टंगे उन प्यारे कपड़ों को देखो, उन्हें क्यों ना पहने? वाह, यह कपड़े कितने सुंदर हैं। चलो इन्हें पहन ले, दूसरा बोला। एक काग भगोड़े ने सितारों वाली लाल पोशाक पहनकर देखी। वह चांदनी में झिलमिला रही थी। उसने हवा में फरफराते सुंदर लाल रिबन अपने घास फूस के बालों में बांध लिए। नए कपड़ों पर इतराते वह घूम घूम कर उन्हें औरों को दिखाने लगे। जल्दी ही सभी काग भगोड़े नए कपड़े पहनने लगे। वे मिलकर चलने लगे। वे एक साथ चलते, वे एक साथ मुड़ते, वे एक साथ चक्कर काटते घूमने लगे। वे अपने मिट्टी के मटकों वाले सरों को उछालते शरारत भरी हंसी हंसने लगे। वे जी भर कर मजे कर रहे थे। इस बीच सैकड़ों चिड़िया खेत में उतर आई। यहाँ चिड़िया, वहाँ चिड़िया, जिधर देखो उधर चिड़िया। उनकी चोंच अनाज की बालियां कुतर रही थी और चटखारे ले रही थी। अपने पंख से चोंच पोंछते हुए एक चिड़िया बोली, आज मजा आ गया। और दिन तो काग भगोड़े हमें खेतों से भगा देते थे। काग भगोड़ों ने यह बात सुनकर खेत की ओर देखा। उनके चेहरे देखने लायक हो गए। पुआल वाले हाथ बेतहाशा हिलाते हुए चिल्लाए, ए हटो, भागो यहाँ से। गौरी चिल्लाई। उसकी माँ दौड़ती हुई आई। गौरी, गौरी क्या हुआ? जागो। ओह माँ, चिड़िया वे सारा अनाज खा रही है। माँ ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, नहीं बेटी, खेतों की ओर देखो, वे सही सलामत हैं। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। गौरी ने बाहर देखा। काग भगोड़े वहीं खड़े थे जहां माँ ने उन्हें खड़ा किया था। अरे ऐसा लगा जैसे वे उसे देख हाथ हिला रहे हैं। गौरी ने ध्यान से देखा। पुतले के बालों में लाल रिबन लहरा रहा था। गौरी ने आंखें मलकर दोबारा देखा। क्या सच में काग भगोड़े ने अभी शरारत से आंखें झपकाई थी? दोस्तों, मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई और सारे सवालों के जवाब भी मिल गए।
आपको भी काक भगोड़ों की ठिठोली जरूर पसंद आई होगी। तो बस ये कहानी अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। तो पहला प्रश्न है, काक भगोड़े क्यों बनाए जाते हैं? दूसरा प्रश्न है, गौरी काक भगोड़े को काक भगोड़ी किस प्रकार बनाना चाहती थी? और तीसरा प्रश्न है, गौरी ने सपने में क्या देखा? चौथा प्रश्न है, आप एक काक भगोड़ा बनाइए और उसे अपने तरीके से सजाइए। कहानी के बाद क्यों ना एक खेल खेला जाए? हाँ काकी, खेल का इंतजार तो सभी को है। पर भाग्यवान कौन सा खेल खिलवाने वाली हो? मैंने कहा खेल खेला जाए, ये कब कहा कि खेल खिलवाती हूँ? नहीं कहा तो अब कह दो, पर खेल खिलवाने से बच तो नहीं पाओगी। बिट्टू तुम हंस रही हो, यहाँ तुम्हारे काका ने मुझे ही फंसा दिया। काकी, इसमें फंसना कैसा? आप अपने पिटारे से कोई भी खेल निकाल लीजिए। बिल्कुल सही कहा बिट्टू, भला भाग्यवान के पास भी कोई खेलों की कमी है। अब ज्यादा मस्का मत लगाइए और खेलिए खेल जिसका नाम है बोलो कौन व्यवसाय। अरे वाह, देखना काकी, मैं इस बार सभी व्यवसाय सही बताऊंगी। दोस्तों, चलो खेल खेलते हैं। खेल का नाम है बोलो कौन व्यवसाय। इसमें हम अलग अलग व्यवसाय के नाम को जानेंगे। तो तैयार हैं ना आप सब? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला। तो पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला को क्या कहते हैं? माली, मुनीम, ठेकेदार, डॉक्टर। क्या होगा? माली होगा शायद, मुझे तो यही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? तो चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने वाला। खाना बनाने वाला को रसोइया कहते हैं। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। लिखने वाला। लिखने वाला को तो लेखक कहते हैं, ये कौन नहीं जानता। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। जूते बनाने वाला। जूते बनाने वाला को क्या कहते हैं? सोचिए सोचिए, आप भी सोचिए। ऑपरेटर, सुनार, मिस्त्री, मोची, क्या कहते हैं? मुझे तो मिस्त्री लग रहा है। चलो देखते हैं। ओ, ये तो गलत हो गया। तो सही कौन सा होगा? मोची कहते हैं शायद। वाह, ये तो सही हो गया। इसका मतलब जूते बनाने वाला को मोची कहते हैं। होटल में खाना खिलाने वाला। होटल में खाना खिलाने वाला को क्या कहते हैं? नाई, वेटर, प्रबंधक, रसोइया। रसोइया तो नहीं होगा। प्रबंधक भी नहीं होगा। वेटर होगा शायद। चलो देखते हैं सही है या गलत। अरे वाह, ये तो सही हो गया। इसका मतलब होटल में खाना खिलाने वाला को वेटर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। मोची, कुम्हार, डॉक्टर, नाटककार। ये तो नहीं होगा। डॉक्टर भी नहीं होगा। मोची भी नहीं होगा। इसका मतलब कुम्हार होगा। देखते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। हजामत करने वाला। हजामत करने वाला को क्या कहते हैं? कुम्हार, फोटोग्राफर, नाई, मिस्त्री।
क्या होगा, मिस्त्री या नाई? मुझे तो ये लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? अच्छा चलो देखते हैं। ओह, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब नाई कहते हैं, हजामत करने वाला को नाई कहते हैं। देखते हैं। ये सही था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दांत का इलाज करने वाला, फेरी वाला, दंत चिकित्सक। ये होगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। चलो बच्चों, तो अब खेल को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय। अरे वाह बिट्टू, तुमने तो इस खेल को बहुत अच्छे से खेला। सच कहा आपने। बिट्टू अब कौन क्या करता है और उसे क्या कहते हैं जान गई है। इस खेल को तो मैं पहले भी खेल चुकी हूँ। तभी तो अच्छे से खेल पाई। अच्छे से खेलने पर तो मुझे कुछ मिलना ही चाहिए। हाँ, जरूर बताओ क्या चाहिए। चाहिए तो जरूर, पर आपसे नहीं, काका से। हाँ बिटिया, पर बताओ तो सही, चाहिए क्या? मुझे चाहिए खेलने के लिए दूसरा खेल। अच्छा, तो तुम भी शब्दों के जाल में फंसाना सीख गई हो। आखिर बेटी किसकी है? काका बातें छोड़िए और इच्छा पूरी कीजिए। ठीक है, तो खेलते हैं खेल जिसका नाम है शब्द के भेद। इस खेल में तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को वर्गीकृत करना होता है। वाह बिट्टू, तुम तो पहले से ही इस खेल के बारे में जानती हो। जब इतना जानती ही हो तो शुरू करो खेलना। बिल्कुल। दोस्तों, अब खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है शब्द के भेद शब्द। इस खेल में हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को अलग करना है। तो शुरू करते हैं। शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। तो ये शब्द हैं पंखा, भारी, गोरा, मार्बल, बड़ा, नल। अब इसमें से संज्ञा कौन सा है? पंखा। इसे संज्ञा के जगह पे रखते हैं। और ये है भारी, भारी विशेषण के जगह पे रखते हैं। यह है गोरा, गोरा क्या होगा? ये भी विशेषण ही होगा। यह है मार्बल, तो मार्बल क्या होगा? इसे संज्ञा की जगह पे रखते हैं। यह है नल और बड़ा, तो नल होगा संज्ञा के जगह पे और बड़ा विशेषण के जगह पे। अब चलो चेक करते हैं सही है या गलत। अरे वाह, ये तो सारे सही हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। यह महात्मा गांधी, कुछ आम, कब, मराठी। तो इसमें से संज्ञा कौन है और सर्वनाम कौन है? यह है सर्वनाम और महात्मा गांधी संज्ञा। कुछ सर्वनाम के जगह पे होगा और आम होगा संज्ञा के जगह पे। कब सर्वनाम के जगह पे होगा और मराठी होगा संज्ञा के जगह पे। तो अब इसे चेक करते हैं सही है या गलत। राइट आंसर। वाह, ये तो सारे सही हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज, मधुर, वे, कुर्सी, प्रगति, इससे। तो इसमें हवाई जहाज किसकी जगह पे होगा? संज्ञा की जगह पे। अब है मधुर, तो मधुर कहाँ होगा? मधुर विशेषण की जगह पे होगा। वे तो सर्वनाम है और कुर्सी तो संज्ञा है।
प्रगति क्या है? प्रगति भी संज्ञा है। अब बच गया इससे, तो यह हो जाएगा सर्वनाम की जगह पे। अब इसे चेक करते हैं, सही है या गलत। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। खेल तो खत्म हो गया। तो बच्चों, आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। अरे वाह बिट्टू, तुमने तो अच्छा प्रयास किया। बिल्कुल, पर अभी और अभ्यास की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा काकी आपने। इसका अभ्यास मैं अपनी किताब में भी करूंगी, जिससे मैं इस खेल को अच्छे से खेल सकूंगी। बिल्कुल, और साथ में मैं भी तुम्हारे साथ अभ्यास करूंगी। बच्चों, बिट्टू और बिट्टू की काकी ने तो फैसला कर लिया कि वो इस सब का खूब अभ्यास करेंगी। आप भी इस तरह के खेल अपने घर के सदस्यों के साथ खेलिए और खिलवाइए। आज तो कहानी सुनकर बहुत ही मजा आया और अक्षरों के खेल खेले। अब हम लोग आगे क्या करें? आगे थोड़ी गिनती, थोड़ा जोड़, थोड़ा घटाओ। बिल्कुल सही समझे। आगे गणित सीखते हैं, पर खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं गुणनखंड। और इस बार हम जानेंगे गुणनखंड का भाग 2। उदाहरण है, ज्ञात कीजिए क्या 68 का गुणनखंड 4 है। इसे ज्ञात करने के लिए आओ इसे भाग की प्रक्रिया में लिखकर देखते हैं। देखिए, हमारे पास कुल 68 भाग हैं, जिन्हें हमें 4 भागों में बांटना है। तो 68 को जब हम 4 भागों में बांटेंगे तो सबसे पहले हम 6 दहाई को बांटने की कोशिश करेंगे। तो 6 दहाई को जब हमने 4 भागों में बांटने की कोशिश की तो प्रत्येक भाग पर मिला 1 और इस तरह हम बांट पाए कुल 4 दहाई। तब हमारे पास शेष कितनी बच गई? शेष बच गई 2 दहाई। अगर इस 8 इकाई को हम 2 दहाई के साथ मिलाकर लिखें तो हमें मिल जाता है 28। अब 28 को जब 4 भागों में बांटेंगे तब 4 का पहाड़ा पढ़ो। कितने बार में 28 मिलता है? 7 बार में, यानी प्रत्येक भाग पर होगा 7। और इस तरह हम बांट पाएंगे 28 वस्तुओं को। और क्योंकि हमने 28 थी और 28 ही वस्तुएं बांट दी, तब हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, यानी 0। तो इस तरह हमने जाना कि 4 68 का गुणनखंड है। कैसे? क्योंकि शेषफल 0 मिला, इसलिए हमने यह जाना 4 68 का गुणनखंड है। अब एक और उदाहरण देखिए। तो इस बार हमारे पास 85 है, जिसमें 8 दहाई है, जिसे हमें 4 भागों में बांटना है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ा 2 बार, 4 दूनी 8।
यानी हम 8/2 को बांट सकते हैं। तब हमारे पास क्या बचेगा? 0। जब हमने 8/2 बांट दी तो हमारे पास बचा 0। और अब हम 5 इकाई को नीचे लिख लेते हैं। इस तरह जब हम 5 को 4 भागों में बांटेंगे तो देखो प्रत्येक भाग पर मिला 1 और हमने कितना बांट पाए? हम बांट पाए 4 और हमें बांटने थे 5, तो कितने बचे? 1 बच गया। और अगर 1 बच गया है तो इसका मतलब है कि 4 85 का गुणनखंड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, 1 है ना दोस्तों? यानी इसे हम भागों में नहीं बांट सके पूरी तरह, इसलिए 4 85 का गुणनखंड नहीं है। तो हमने जाना कि प्रत्येक संख्या 1 और स्वयं से विभाज्य है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या आप ले लीजिए, वह 1 से भी विभाज्य होगी और स्वयं से भी। और 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड है, क्योंकि 1 सभी संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए 1 सभी संख्याओं का एक गुणनखंड है। और प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। कैसे? देखिए, जैसे 1 को ही ले लीजिए या 2 को। जब आप 2 को लेते हैं तो आपको पता चलता है कि 2 2 के पहाड़े में आता है या 3 3 के पहाड़े में आता है। इसी तरह 10 10 के पहाड़े में और 100 100 के पहाड़े में। इसलिए प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। अब समझते हैं कि क्या अभाज्य और भाज्य को हम गुणनखंड से समझा सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ। अभाज्य वह होगी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। केवल 2 गुणनखंड जैसे 19 के केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 19। और भाज्य संख्या क्या होगी? तो भाज्य संख्या वह जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा गुणनखंड, उदाहरण के लिए 30। 1 2 3 5 6 10 15 और 30 है ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुणनखंड का अभ्यास करते रहिएगा। फिर मिलते हैं। गुड बाय। अभाज्य संख्याएं। मीना, गुणनखंड सीखने के बाद सब बच्चे बहुत खुश हैं, पर आप क्या सोच रहे हो? राजू, मैं 13 और 17 के गुणनखंड के बारे में सोच रही हूँ। 13 और 17 के गुणनखंड? हाँ, मुझे 13 और 17 के गुणनखंड पता नहीं चल रहे। तो शिखा दीदी से पूछ लेते हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। हाँ, शिखा दीदी से ही पूछते हैं। दीदी, मुझे 13 और 17 के गुणनखंड पता नहीं चल रहे हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ जरूर। सोचो, 13 और 17 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 2, 3 और 4 के पहाड़े में नहीं आता है। हाँ, 5, 6, 7 और 8 इनके पहाड़े में भी 13 और 17 नहीं आता है। 9, 10 और 11 में भी नहीं आता। दीदी, 13 और 17 तो सिर्फ खुद के पहाड़े में ही आता है। देखो, 13 एकम 13 और 17 एकम 17। तो क्या अब तुम 13 और 17 के गुणनखंड बता सकते हो? हाँ, 13 के गुणनखंड है 1 और 13। 17 की गुणनखंड 1 और 17। यह तो दो ही गुणनखंड हुए। क्या इनके अलावा 13 और 17 का कोई और गुणनखंड नहीं होता है? नहीं, 13 और 17 के और कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। और आपको पता है, 13 और 17 के अलावा और भी ऐसी संख्याएं हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और वो संख्या स्वयं। अच्छा दीदी, ऐसी और कौन सी संख्याएं हैं? मुझे भी इनके बारे में जानना है।
चलो मिलकर इन संख्याओं का पता लगाते हैं। हम 2 से 10 तक की संख्याओं के गुणनखंड लिख लेते हैं। यहाँ हम संख्या लिखेंगे और यहाँ गुणनखंड लिखेंगे। 2, 1 और 2। और 3 के गुणनखंड है 1, 3। और 4 के गुणनखंड है 1, 2, 4। 5 के गुणनखंड 1, 5। 6 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6। और 7 के 1, 7। और 8 के 1, 2, 4, 8। 9 के गुणनखंड है 1, 3 और 9। और 10 के हैं 1, 2, 5 और 10। चार्ट से देखकर बताओ ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और वह संख्या स्वयं। संख्या 2, 3, 5 और 7 के 2 ही गुणनखंड हैं। ये देखो, 2 के 2 गुणनखंड है, 3 के भी, 5 के भी और 7 के भी। वह संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और वह संख्या खुद, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी 2, 3, 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं। तब तो 13 और 17 भी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि उनके भी 2 ही गुणनखंड हैं। बिल्कुल सही। अब हम 11 से 20 तक की संख्याओं के गुणनखंड का चार्ट बनाते हैं। 11 के गुणनखंड है 1 और 11। और 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 13 के गुणनखंड है 1 और 13। 14 के 1, 2, 7 और 14। और 15 के हैं 1, 3, 5 और 15। 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16। और 17 के हैं 1 और 17। और 18 के हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। और 19 के हैं 1 और 19। और 20 के 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब बताओ कि 13 और 17 के अलावा कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 17 के अलावा 11, 19 के भी 2 ही गुणनखंड है, तो 11 और 19 भी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने सीखा, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और वह संख्या स्वयं। 1 से 20 तक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या आप 20 से आगे की अभाज्य संख्याएं बता सकते हो? अगर हाँ, तो जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम खेलने वाले हैं चोर और पुलिस का खेल, जिसका नाम है धूम। तो क्या आप तैयार हैं पुलिस की मदद करने के लिए? चलिए जल्दी से हम सवालों के सही जवाब देते हैं, पुलिस की चोर को पकड़ने में मदद करते हैं और इस तरह से धूम मचाते हैं। ये देखिए, चोर बैंक लूट कर भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है, लेकिन वो पैदल ही जा रही है। हमारा पहला सवाल आ गया। सवाल है 30। 1210 का एक गुणनखंड है, तो 30 के 0 से 1210 का 0 कट गया, तो बचा 121 को 3 से भाग करके देखिए, क्या ये पूरी तरह से कट जाता है? नहीं ना, 121 3 से पूरी तरह से भाग नहीं होता है, तो इसका मतलब 30 1210 का गुणनखंड नहीं है, तो इसे हम गलत कहेंगे। अगला सवाल है कि 50 4000 का एक गुणज है, तो 50 के 0 से 4000 की एक 0 कट गई, बचा 5 और 400, तो 400 को भी 5 से भाग करके देखिए, 5 अठे 40 और 0 का 0, तो 50 गुना 80 बराबर हुए 4000, मतलब ये सही है, 50 4000 का गुणज है।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 27 4 के पहाड़े में आता है। तो जल्दी से आप 4 का पहाड़ा पढ़िए और बताइए कि इसमें 27 आता है या नहीं। 4 सते 28, तो 27 तो नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये गलत है। अगला सवाल है कि 10 0 से छोटी संख्या है। बताइए कि ये सही है या नहीं। 10 छोटे हैं या 0? जी, 0 छोटे हैं और 10 बड़े हैं, तो ये भी गलत है। अगला सवाल है कि 2 6 से बड़ी संख्या है। बताइए कि ये सही है या नहीं। 2 बड़े हैं क्या 6 से? जी, 2 छोटे हैं, तो ये गलत हुआ। सवाल है 0 4 6 9 12, ये संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। तो आपको याद है ना कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं और धीरे धीरे संख्याओं को बढ़ाते जाते हैं और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। 0 सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी है 4, फिर 6, फिर 9 और 12, तो ये सही क्रम है। अगला सवाल है 11/8 घटाव 3/8 बराबर है 10/8। तो 11 में से 3 कम हुए, कितने बचे? बचते हैं 8, लेकिन यहाँ तो लिखा है 10, तो ये हुआ गलत। अगला सवाल है 3/13 जमा 7/13 बराबर है 10/13। तो हर में है 13, जो कि वैसा ही लिखा। अंश में 3 और 7 है, इन्हें आपस में जमा किया तो आया 10, तो ये जमा बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 9/2 अनुचित भिन्न का उदाहरण है। तो याद करिए कि उचित और अनुचित भिन्न क्या होते हैं। आपको लगता है ये सही है। चलिए देखते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अनुचित भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है। अगला सवाल आ गया 7.44 घटाव 2.19 बराबर है 6.45। आपको लगता है ये गलत है। जी हाँ, ये गलत है, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे देखें 7 में से 2 कम कर देंगे तो 5 बचेगा, जबकि यहाँ पर 6 दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला सवाल दिया है 1.12 छोटे हैं 1.18 से। तो ये सही है या नहीं? ये सही है। अगला सवाल है 10.25 घटाव 6.44 बराबर है 5.01। आपको लगता है ये सही है। अरे नहीं, ये तो गलत था। कोई बात नहीं। सवाल आ गया। सवाल है 3 सेंटीमीटर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आपको याद होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करते हैं भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा दी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 3 हो गए 9, तो ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि 6 और 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर होगा। तो आयत की भुजाएं होंगी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये हो गए 12 और 14 सेंटीमीटर, जो मिलकर हुए 28, और 28 और 12 कर हो गए 40, लेकिन यहाँ दिया है 44। तो ये सही हुआ या गलत? ये गलत है। अगला सवाल आ गया 5 और 14 का महत्तम समापरिवर्ती 5 है। तो इसके लिए हमें 5 और 14 के गुणनखंड निकालने होंगे, लेकिन जब हम 5 और 14 के गुणनखंड निकालते हैं तो कहीं भी 5 इनका साझा गुणनखंड नहीं आता है, तो महत्तम समापरिवर्ती भी 5 नहीं हो सकता, तो ये गलत है।
अगला सवाल आ गया। 3 और 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत का परिमाप 37 सेंटीमीटर होगा। आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? भुजाओं को आपस में जोड़िए। 14 और 14 मिलकर हो गए 28 और 3 और 3 6। 28 और 6 मिलकर हुए 34। तो ये गलत है। देखा दोस्तों, हम सवालों के सही जवाब देते गए और पुलिस ने कितनी आसानी से चोर को पकड़ लिया। हम ऐसे ही मजेदार खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे भाग करना, और वो भी भाग सीखने के चार्ट से। तो चलिए देखते हैं कि ये भाग सीखने का चार्ट हमें कैसे आसानी से भाग करना सिखाता है। ऊपर संख्याओं के 4 समूह है। इनमें से कोई एक समूह चुन लें। अब सबसे बाएं स्तंभ से एक संख्या चुनिए और ऊपर की पंक्ति से एक संख्या चुनिए और उनका भागफल जानिए। तो यहाँ पर हमें संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं। 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। तो आज मैं चुनती हूँ संख्याएं 21 से 30 तक की। ये आ गई यहाँ पर सफेद पट्टी में। अब ये जो ऊपर पट्टी है, यहाँ पर कुछ अंक आएंगे जब हम इनमें से कोई संख्या चुनेंगे। ये अंक कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं चुनती हूँ 21। तो 21 चुनने पर यहाँ ऊपर अंक आए हैं 1, 3, 7 और 21। ये सभी हैं 21 के गुणनखंड और 21 इन चारों संख्याओं से भाग हो जाता है। देखते हैं कि 21 को जब हम 1 से भाग करते हैं तो क्या उत्तर आता है। 21 भाग 1 बराबर 21। आगे बढ़ते हैं। 21 भाग 3 बराबर 7। 21 भाग 7 बराबर 3। 21 भाग 21 बराबर 1। तो आपने देखा कि जब हमने 21 को इन संख्याओं से बारी बारी से भाग किया तो जो हमारा भागफल आया वो भी यही संख्याएं थी। 21 को 1 से भाग करने पर 21 आया, 21 को 3 से भाग करने पर भागफल 7 आया और 7 से भाग करने पर भागफल था 3। वहीं 21 को 21 से भाग करने पर भागफल आया 1। अब 22 देखते हैं कि 22 कौन कौन सी संख्याओं से भाग हो जाता है। या हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर लिखी संख्याएं आएंगी 22 के गुणनखंड। तो 22 के गुणनखंड आए 1, 2, 11 और 22। चलिए इन्हें भाग कर कर देखते हैं। 22 भाग 1 बराबर 22। 22 भाग 2 बराबर 11। 22 भाग 11 बराबर 2। 22 भाग 22 बराबर 1। अब 23 की बारी। देखते हैं कि 23 कौन कौन सी संख्याओं से भाग हो जाता है। 23 अरे 23 चुनने पर तो सिर्फ 21 और 23 ही आया। ऐसा क्यों? क्योंकि 23 के इनके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं। 23 सिर्फ इन 2 संख्याओं से ही भाग हो पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 भाग 1 बराबर 23। 23 भाग 23 बराबर 1। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये भाग पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही मजेदार खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद।
चलिए दोस्तों, कहानी सुने। आज की कहानी का नाम है डिड यू हियर। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इस कहानी के लेखक है सजल मेहता। इस कहानी के चित्रकार है रोहन चक्रवर्ती। कहानी के नाम का मतलब है क्या आपने सुना? चलिए तो फिर चलकर वो सुनते हैं जो ये सुनाना चाहते हैं। Did you hear? Birds talk, and they talk a lot. The Brahmini kite wails like hungry baby. The Malabar whistling thrush whistles like a happy child. The laughing dove laughs as if it's been tickled. The coppersmith Babette sounds like a hammer striking metal. Who is that? That is the racket-tailed drongo who can copy other birds. We may not know what birds are saying, but we know who is talking. इस कहानी में हमने अलग अलग प्रकार के पंछियों को देखा। सभी की आवाज अलग और मधुर थी। एक पंछी ऐसा भी था जो सबकी नकल उतार रहा था। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है, जिराफ है। जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200
केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है। जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज, इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा। मैं इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।